Hello and welcome everyone. I am Askan Nigam, your chemistry teacher, and in today's session I am going to teach you about the Heisenberg's uncertainty principle. This is also the one of the two concepts which leads to the concept of quantum mechanical model. In 1927, Heisenberg just proposed this uncertainty principle. In this principle, he was talking about the uncertainty in the position and the momentum of the that particular microscopic object, which is named as electron. So let's begin. Okay, so Heisenberg uncertainty principle जो कि हमारी NCERT का नेक्स्ट टॉपिक है, और इसकी अगर मैं बात करूँ Heisenberg uncertainty principle, ये Heisenberg एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जो 1927 में इन्होंने इस प्रिंसिपल को प्रपोज किया था, और इन्होंने कहा था कि इट स्टेट्स दैट इट इज़ impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन आप एक साथ नहीं निकाल सकते हैं पर एक साथ नहीं निकाल सकते, जिसको अगर हम मैथमेटिकली जाने कि मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमारी NCERT में नेक्स्ट पेज पे ये समझाया गया है कि इसको हमें कैसे लिखना है. एक मिनट. तो दिस इज़ द इक्वेशन. Heisenberg uncertainty principle की इक्वेशन है, where delta x is the uncertainty in position. This is uncertainty in position. Delta p x is the uncertainty in momentum. तो ये क्या है? uncertainty in position है ये. ओके, और उसके बाद हमारा डेल्टा पी एक्स जो है, दिस इज़ uncertainty in momentum. ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों ही चीज़ एक साथ, आप पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की एक साथ नहीं निकाल सकते हो. तो इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π. दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इन्होंने इक्वेशन दी थी, और उसका अगर हम p का फॉर्मूला हमें पता है m इंटू v होता है. तो अगर हम डेल्टा x इंटू डेल्टा पी की जगह अगर हमने डेल्टा mv इज़ ग्रेटर दैन h/4π रखा, तो ये m क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये वैरी नहीं करेगा, तो ये बाहर निकल आएगा डेल्टा के, और अगर m को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4πm. ओके, सो दिस इज़ द Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जहाँ पर डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा v हमारा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है. इससे पहले हम मोमेंटम कह रहे थे, पर हमने मोमेंटम की जगह पर आपको mv का फॉर्मूला इसको डिराइव कर दिया. अब इस पूरे पैराग्राफ में ये यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये समझाया जा रहा है कि ऐसा क्यों, इसको मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा. छोटा सा एग्जांपल क्या कह रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि अगर आपको जैसा कि आपको बुक में लिखा है कि आपकी बुक के पेज का अगर आपको थिकनेस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो आप उसके लिए एक बड़ी मीटर स्केल का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, है ना. उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स या हम स्क्रू गॉस का हेल्प लेते हैं. अगर आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि वो दोनों ऐसे अपरेटस हैं जिनसे हम बहुत छोटी साइजेस या लेंथ को या डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि किसी की हाइट अगर आपको निकालनी है और उसकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है, तो 160 सेंटीमीटर क्या का मतलब क्या है, 160 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ही तो है ये. तो इसका लीस्ट काउंट आपका कितना हुआ, लीस्ट काउंट का मतलब हुआ ये 1 सेंटीमीटर. मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट जब करते हो तो उसको मेज़र करने के लिए जो आप स्केल इस्तेमाल करते हो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से छोटी होनी चाहिए, तभी तो आप उसका एग्जैक्ट मेज़रमेंट कर पाएंगे. ठीक है, लेकिन अभी मैं कहूँ कि नहीं, आपको ये जो मतलब 160 सेंटीमीटर है इसको आपको किलोमीटर में मेज़र करना है, तो आप किलोमीटर में कैसे मेज़र करोगे. ठीक है, तो आप उसमें उसको डेसिमल में लिखते हो, डेसिमल में जाएगा, लेकिन मेजरमेंट आप नहीं कर पाएंगे किलोमीटर में. उसी तरीके से किसी का मास का ग्राम में है किसी चीज़ का मास, तो आप उसको टन में नहीं मेज़र करेंगे, है ना, उसको हम ग्राम में ही मेज़र करेंगे या मिलीग्राम में मेज़र करेंगे. कहने का मतलब है कि जो क्वांटिटी, मान लेते हैं कि अगर ये इतनी सी इस लाइन को लेंथ आपको मेज़र करनी है, ठीक है, तो आप इतनी बड़ी स्केल से इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे. ठीक है, आप जो स्केल ले रहे हो उसके अंदर इस तरीके के पार्टीशन होने चाहिए जो इससे छोटे हों, लीस्ट काउंट इससे इसका कम होना चाहिए. तो इस तरीके से आप इस चीज़ को मेज़र कर सकते हो. तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन को आप देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा कुछ होना चाहिए जो आप जिसकी हेल्प से आप उसको देख पाएँ. ठीक है,
तो अब ये हम इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं कि हम क्यों नहीं एक साथ मेज़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम। तो जैसे एक छोटा सा एक डायग्राम है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे है और हम इसको देखना चाहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इसको देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से, और कोई तरीका नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाया, ठीक है, जो कि और इसके ऊपर एक हमने फोटोन फॉल किया, इस तरीके से यहाँ पे एक फोटोन फॉल किया। जैसे हम फोटोन फॉल करेंगे और फोटोन जब रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगा इस माइक्रोस्कोप में, तो हम उसको देख लेंगे कि फोटोन कहाँ पे स्ट्राइक किया है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, उसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन की मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर आप जानते हो कि फोटोन के पास अपनी एनर्जी होती है, अपना मोमेंटम होता है, बिकॉज इसके अंदर भी हम ये मान के चलते हैं कि ड्यूअल बिहेवियर है। तो जब ये टकराएगा इलेक्ट्रॉन पे जाके, जैसे ही टकराएगा वैसे ही ये इसकी स्पीड को या इसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा और इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से मूव करना शुरू करेगा। तो इफ़ यू वांट टू जस्ट जज द एग्जैक्ट पोजीशन, तो वेलोसिटी बदल जाएगी। वेलोसिटी जज करने की कोशिश करोगे तो उसकी पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप ये मान के चलिए, मैंने फोटोन ही क्यों लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही क्यों लिया हमने, इसकी भी एक वजह है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मान लेते हैं इतनी बड़ी लंबी लाइन है, इस छोटी सी लाइन को मेज़रमेंट करना है तो आप इतनी बड़ी स्केल से मेज़र नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको स्केल मान लो इतनी बड़ी भी हो, लेकिन उसके अंदर के जो लीस्ट काउंट है वो इतने छोटे छोटे होने चाहिए, तभी तो आप जान पाओगे कि इसकी लेंथ कितनी है। उसी तरीके से क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक यानी सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसको मेज़र करने के लिए हमें वेवलेंथ ऐसी चाहिए जो बहुत ही शॉर्ट हो, शॉर्ट वेवलेंथ की हमें रेडिएशन चाहिए होगी। तो अगर शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए होगी तो न्यू उसकी हाई हो जाएगी। न्यू हाई होने का मतलब E = h न्यू के हिसाब से एनर्जी भी इसकी बहुत हाई हो जाएगी। और अगर एनर्जी बहुत हाई होगी तो जैसे ही हाई एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर फॉल करेगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या है कि ये फोटोन अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। इलेक्ट्रॉन के पास जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो ये ऑब्वियसली अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा, वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो आपने पोजीशन तो देख लिया माइक्रोस्कोप से, क्योंकि फोटोन यहाँ टकरा के वापस यहाँ जाएगा तो आपने पोजीशन तो आइडेंटिफाई कर ली, पर उसकी स्पीड आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि इस फोटोन ने अपनी थोड़ी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी और इसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट, दोनों चीज़ एक साथ नहीं निकाल सकते। एक चीज़ निकाल सकते हो पर दोनों चीज़ एक साथ नहीं निकाल सकते। इसके हिसाब से आपने एक और चीज़ देखा है कि लैम्डा = h/mv होता है, यानी h/p होता है। तो अगर मैंने कहा कि आप पोजीशन को एग्जैक्ट चाहते हो, तो पोजीशन एग्जैक्ट चाहिए तो वेवलेंथ जो होगी दैट शुड बी वेरी शॉर्ट, ठीक है। मतलब लैम्डा बहुत ही छोटी होनी चाहिए, लैम्डा शुड बी वेरी लो, है ना। मतलब इसको शॉर्ट होने का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम हमारा क्या होगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखिए तो अगर लैम्डा कम है तो पी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, तो मोमेंटम हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लैम्डा शॉर्ट करके पोजीशन तो एग्जैक्टली निकाल ली, पोजीशन जो हमारी होगी वो तो एग्जैक्टली हमने मेज़र कर ली उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जैसे ही आपने इसमें लैम्डा को शॉर्ट रखा वैसे मोमेंटम इसका बढ़ गया। मोमेंटम बढ़ने का मतलब है एनर्जी बढ़ गई फोटोन की, और फोटोन की एनर्जी बढ़ गई मतलब जब ये फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन पे टकराया तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है। यानी वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, हमारी अनसर्टेन हो गई, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी हो गई अनसर्टेन, ठीक। चलो एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि अगर हमने लैम्डा को शॉर्ट रखा तो पी हाई हो गया। अब अगर मैं उल्टा कह दूँ कि पी जो है पी हमारा अगर लो है, मतलब मोमेंटम बहुत कम है, तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इफ़ लैम्डा अगर मोमेंटम बहुत लो है मतलब एनर्जी बहुत लो है, ठीक है, एनर्जी बहुत लो है मतलब मोमेंटम कम है तो एनर्जी लो होगी, तभी तो वेलोसिटी जो होगी हमारी वो सर्टेन हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी एग्जैक्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। पर वेवलेंथ हमारी क्या हो गई, हाई हो गई। जब वेवलेंथ हाई हो गई तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये अनसर्टेन हो जाएगी। तो कुल मिला के समझाने का दोनों तरह से मतलब एक ही था। पहले मैं फिर से समझाता हूँ कि कैसे हमको ये समझना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम एक साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है इस ऑर्बिट पे, और आपको अगर ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी है तो आप यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाते हो, और माइक्रोस्कोप क्या करेगा, आप इसके ऊपर एक रेडिएशन फॉल करोगे, ठीक है। रेडिएशन मतलब एक फोटोन फॉल करेंगे, तो फोटोन अपनी कुछ एनर्जी के साथ आएगा, इस पर टकराएगा, और जब यहाँ से टकराने के बाद यहाँ जाएगा माइक्रोस्कोप पे, तो आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे। फोटोन के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रॉन को देखा। फोटोन ही क्यों लिया, उसके लिए मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई ऐसी आपको चीज़ लेनी पड़ेगी जिसका डायमेंशन कह सकते हो इलेक्ट्रॉन से कम हो, तभी तो आप मेज़र कर पाओगे। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कई अच्छी तरीके से समझाया है
कि अगर एक छोटी सी लाइन है उसको आपको, जैसे मान लेते हैं कि हम बाज़ार पे सामान लेने जा रहे हैं और बाज़ार पे जो सामान लेने जा रहे हैं उसके पास 1 किलो का, 2 किलो का, ठीक है, इतने मतलब मिनिमम उसके पास 1 किलो का बाट है और आपको चाहिए, आपको एक सामान लेके जा रहे हो जो मान लेते हैं कि आधा किलोग्राम का यानी कि 500 ग्राम का है और आपको कहना है कि ठीक भैया इसको तौल के बताओ ये कितना होगा। तो क्या ये 1 किलोग्राम लीस्ट काउंट वाले वेट से ये 500 ग्राम का पता लगा सकता है? वो नहीं लगा पाएगा। तो कहने का मतलब है कि 500 ग्राम का अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको वेट करना है आपको, तो आप इस 500 ग्राम से कम लीस्ट काउंट, जो उससे कम की जो यूनिट होगी वो स्टैंडर्ड बनाएंगे, यानी कि 1 ग्राम को आपने स्टैंडर्ड बनाया और ये 1 ग्राम का 500 टाइम्स है, तो इस तरीके से हमने मास मेज़र कर लिया। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को अगर आपको देखना है तो आप फोटोन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल करके उसको ऑब्जर्व करोगे। तो जैसे आप फोटोन से फॉल करते हो तो आप जानते हो कि फोटोन आएगा, टकराएगा, तो ये अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो आपने फोटोन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो देख ली माइक्रोस्कोप लगा के, लेकिन आप उसकी वेलोसिटी को नहीं मेजर कर पाओगे, बिकॉज वेलोसिटी इसकी यानी स्पीड इसकी बढ़ जाएगी जैसे ये फोटोन इस पर जाके टकराएगा। ठीक है, इसी को हमने एक और तरीके से समझाया कि इफ़ लैम्डा इक्वल टू h/p है और आपने अगर पोजीशन को, अगर मान लेते हैं मैं पोजीशन को एग्जैक्ट निकालना चाहता हूँ, एग्जैक्ट पोजीशन अगर आप चाहते हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन चाहेंगे कब आपको मिलेगी? जब लैम्डा बहुत ही शॉर्ट होगी। ठीक है, जितनी छोटी लैम्डा होगी उतना एग्जैक्ट पोजीशन की आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर लैम्डा बहुत शॉर्ट है तो इस इक्वेशन के हिसाब से p की वैल्यू क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी, हाई हो जाएगी या लार्ज, जो भी आप कहना चाहें, तो मोमेंटम इसका बढ़ जाएगा। जैसे मोमेंटम बढ़ेगा मतलब एनर्जी इसकी बढ़ गई, और एनर्जी अगर इसकी बढ़ गई तो जैसे ही फोटोन जाके इस इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा वैसे ही जो वेलोसिटी थी वो बहुत अनसर्टेन हो गई। ठीक है, तो यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर वेवलेंथ आप शॉर्ट करके पोजीशन एग्जैक्ट निकाल रहे हो तो वेलोसिटी इसकी अनसर्टेन हो गई। ठीक है, उसी का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ठीक है अब आप मोमेंटम को लो कर दीजिए। ठीक है, यानी एनर्जी आप जो रख रहे हो वो लो, बहुत लो हो जाती है, तो उस केस में वेलोसिटी जो होगी आपकी वो एग्जैक्ट आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप एग्जैक्टली निकाल लोगे। लेकिन अगर p लो है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा इसमें हाई होगा, मतलब जो वेवलेंथ होगी वो बहुत लार्ज हो जाएगी, वेवलेंथ बहुत लार्ज हो जाएगी। तो उस केस में जो आप पोजीशन निकाल रहे हो वो हमारी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। कैसे अनसर्टेन होगी? फिर से समझिए कि मान लेते हैं इतनी छोटी लाइन थी और इसको आपको मेज़र करने के लिए हमने आपको इतनी बड़ी स्केल दी है ना, मान लो इतनी बड़ी लाइन थी और हमने आपको इतनी बड़ी स्केल दी थी, तो आपने कहा कि दिस लाइन इज़ 2 टाइम्स ऑफ दिस वन। ठीक है, समझ में आया? तो आपने निकाल लिया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था उससे छोटी वेवलेंथ आपको मैंने उसके छोटी साइज़ आपको दी मेज़र करने के लिए। लेकिन अभी अगर इतनी बड़ी लाइन है और आपसे कहना है कि आप इससे मेज़र करो, तो आप इससे मेज़र नहीं कर पाओगे इसकी लेंथ। ठीक है, समझ में आया? तो वही चीज़ है कि अगर लैम्डा हाई हो गया तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हो, इसलिए ये अनसर्टेन हो गया। तो ये एक तरीका है समझाने का कि क्यों आप दोनों चीज़ नहीं निकाल सकते हो। और मैथमेटिकली हमने इसका फॉर्मूला अभी देखा। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। देन हमने p की जगह mv रख दिया, तो ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ m इंटू वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π। और m को बाहर निकाला, फिर m को इस साइड भेज दिया, तो हमारी इक्वेशन होगी डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4πm। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा है कि अब ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारा सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका सिग्निफिकेंस भी लगभग टैली करता है डी ब्रॉगली से कि इसने सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसने ट्रेजेक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट रूल आउट कर दिया। जो डेफिनेट पाथ की हम बात करते थे कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ पे घूमता है, वो चीज़ यहाँ से रूल आउट होगी, क्योंकि अगर डेफिनेट पाथ पे घूम रहा होता तो आप एग्जैक्टली पोजीशन और मोमेंटम उसका निकाल सकते थे। जैसे हम मूविंग कार की पोजीशन और उसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम भी दौड़ रहे हैं या हम चल रहे हैं तो हम भी अपनी मोमेंटम और पोजीशन एग्जैक्टली एक साथ निकाल सकते हैं, दोनों चीज़। पर इलेक्ट्रॉन के केस में आप जब पोजीशन निकालते हो तो वेलोसिटी बदल जाती है, वेलोसिटी निकालते हो तो पोजीशन बदल जाती है। इसका मतलब है कि आप एग्जैक्टली उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हो कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है। इसका मतलब जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे थोड़ा सा फेल हो रहा है, मतलब ट्रेजेक्ट्री वाला, फिक्स ट्रेजेक्ट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो रहा है। और इसको रिमूव करके यहाँ पे एक नया टर्म आता है ऑर्बिटल्स, जिसके लिए हम कहते हैं कि ये वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना होती है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। मतलब ये पूरा एरिया कहा गया कि यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। अभी क्या कहते थे इससे पहले कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं घूमता रहेगा, इसी पाथ पे ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये हो गया इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस। अब उसके बाद बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक किस पे ये एप्लीकेबल होगा। तो अगेन ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होगा वो माइक्रोस्कोपिक पे एग्जैक्टली एप्लीकेबल होता है, पर मैक्रो पे ये उतना मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि इन द केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यू कैन कैलकुलेट द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो देखिए द इफेक्ट ऑफ हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 1 मिलीग्राम मास का एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो जब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट था तो ये वैल्यू आ रही है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻28 पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये 10⁻28 बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं कि दिस कैन बी नेगलेक्टेड। इतना इसका मतलब अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन इतना कम है कि उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। पर वहीं अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और आप इसकी को आप इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करते हैं हम। तो जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन पे लगाया तो मास इसका हमें पता है 9.1 × 10⁻31 होता है। तो आप देखिए डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻4 होगी। एंड दिस इज़ कंसिडरेबल क्वांटिटी, ये कंसिडरेबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि मान लेते हैं कि आपने अनसर्टेनिटी 10⁻8 मीटर की रखी है, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने 10⁻8 की रखी है। दिस इज डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर से लिख देते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10⁻8 मीटर। दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ओके। तो अब जब अनसर्टेनिटी आपको बताई जा रही है तो अब बताइए कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने तुरंत डेल्टा वी इज इक्वल टू देखा -10⁻4 डिवाइड बाई 10⁻8। ये मैंने ऐसे क्यों किया क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ 10⁻8 रखा है और इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अब आप देखिए अनसर्टेनिटी 10⁻4 हो गई तो है ना बहुत ज़्यादा, 10,000 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप यही वैल्यू आपने इससे पहले जो वैल्यू देखी थी डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 10⁻28 देखा था हमने, ठीक है, मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमने देखा था किसमें, मैक्रोस्कोपिक, जस्ट पहले वाले पेज में जहाँ मिलीग्राम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे। अब अगर यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू 10⁻8 आप रखते हो तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा 10⁻28 डिवाइड बाई 10⁻8 और इसको जब ऊपर भेजोगे तो भी डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻20 मीटर पर सेकेंड। तो ये अनसर्टेनिटी बहुत कम है अभी भी, -20, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन द केस ऑफ ये मैक्रोस्कोपिक का केस हमने बताया है कि आप दोनों में अनसर्टेनिटी बहुत कम देख रहे हो। डेल्टा एक्स में देखो 10⁻8 रखा था हमने और डेल्टा वी में 10⁻20 हो गया। तो मैक्रोस्कोपिक में ये जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने माइक्रोस्कोपिक में लगाया तो आपने जैसे ही पोजीशन को एग्जैक्ट किया वैसे ही इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा वैरी कर गई, अनसर्टेन हो गई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने ये समझ लिया। तो यहाँ पे एक बोल्ड लेटर्स में लिखा भी है कि इट therefore means that the precise statement of the position and momentum of electrons have to be replaced by the statement of probability that the electron has at a given position and momentum. This is what happened in the quantum mechanical model of the atom. तो अब यही दोनों कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ हमें लेके चलेंगे, ओके। तो बोर्ड इसीलिए फेल हो गए थे कि बोर्ड ने इन दोनों कॉन्सेप्ट का दिमाग में नहीं लाया था। ऐसी कोई बात कि ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल होता है या ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने उसको सिंगल बिहेवियर के तौर पे समझाया था। तो इस वजह से बोर्ड का मॉडल फेल हो गया था, जो कि यहाँ पे रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड्स मॉडल में समझाया गया है कि उन्होंने ड्यूअल बिहेवियर को नेगलेक्ट कर रखा था और हेज़नबर्ग के हिसाब से हम एग्जैक्टली पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे आप फिक्स ट्रैजेक्टरी की बात कह सकते हो। तो ये दो वजह थे जिसकी वजह से बोर्ड का मॉडल फेल हो गया था, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ सेशन, यानी कि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ क्लियर होता है। और अगले लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड अगले वीडियो का वेट करिए। टिल देन बाय बाय।